हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी को स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग 11th क्लास का MCQ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर सभी लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है, क्लासिफाइंग का जो प्रोसेस होता है और समराइजिंग का जो प्रोसेस होता है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। कहता है कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, ठीक है, और समराइजिंग करते हैं। इसको हम लोग, ये जो है हम लोगों का, ठीक है, उस किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके अंडर में होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग जो होता है वो किसके अंडर में होता है, ये हम लोगों से पूछा है। तो आप अकाउंट्स का स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, अकाउंटिंग का डिफिनेशन तो पढ़ेंगे होंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मतलब अकाउंटिंग के अंडर आता है हम लोगों का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? अकाउंटिंग होगा। आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ध्यान देना, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक बात और मैं बता रहा हूं आपको। अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिकॉर्डिंग पूछेगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिकॉर्डिंग पूछेगा तब आंसर होगा बच्चों बुक कीपिंग। तब आंसर क्या होगा? बुक कीपिंग होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है, समराइजिंग भी है, तब इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का? अकाउंटिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। देखो क्या कहता है, इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब कौन? ऑनर। यानी ऑनर जब इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कहां इन्वेस्ट करता है? बिजनेस में। क्या इन्वेस्ट करता है? कैश, गुड्स और एसेट्स। तब उसको हम किस चीज के लिए इन्वेस्ट किया है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। कहता है क्वेश्चन में कि यदि कोई भी प्रोप्राइटर यानी कोई भी ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाया, गुड्स लगाया या असेट्स लगाया प्रॉफिट कमाने के लिए, तब उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो आप जानते होंगे कि कोई भी अमाउंट, किसी भी प्रकार का असेट्स, किसी भी प्रकार का गुड्स अगर ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जब भी ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कुछ गुड्स लगाता है, असेट्स लगाता है, कुछ भी लगाता है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन। कहता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में सेटअप कब हुआ? ठीक है, तो चार्टेड अकाउंटेंट जो है इसका इंस्टीट्यूट जो है बच्चों वो इंडिया में 1949 को सेटअप किया गया है। कब सेटअप किया गया है? 1949 को सेटअप किया गया है। ये तो याद रखना होगा क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। क्वेश्चन कहता है कि क्या ट्रेड डिस्काउंट केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर देते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब सर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ जो हम लोग उधार में लेन देन करते हैं, उधार में लेन देन करते हैं। ठीक है, उधार में लेन देन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि उधार में जो लेन देन करते हैं क्या उसी में केवल उसी में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है? तो नहीं बच्चों, उधार हो या नगद हो, आप उधार खरीदोगे तो भी, उधार नगद खरीदोगे तो भी, उधार बेचोगे तो भी, नगद बेचोगे तो भी, यानी कैश और क्रेडिट दोनों टाइप का ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो है उस सभी को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो तुरंत पैसा पेमेंट करे, चाहे वो उधार खरीद रहा हो, सभी को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसलिए आंसर हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पूछा था ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। केवल क्रेडिट में नहीं, केवल क्रेडिट में नहीं, ये फॉल्स होगा।
ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि केवल क्रेडिट में नहीं दिया जाता। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कैश डिस्काउंट जो है वो केवल कैश परचेज सेल पर दिया जाता है, तो हाँ, कैश डिस्काउंट जो है वो केवल कैश ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों टाइप का ट्रांजैक्शन में बच्चों दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जनरली एन अकाउंट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, जनरली अकाउंट का जो पीरियड है वो स्टार्ट कब होता है। तो बच्चों आप जानते होंगे कि दो टाइप का पीरियड, ईयर दो टाइप का होता है। ईयर कितने टाइप का होता है, तो ईयर हम लोगों का सर दो टाइप का होता है, ठीक है। तो एक जो ईयर है, ईयर हम लोगों का दो टाइप का, ठीक है। दो टाइप का कौन सा, एक स्टार्ट होता है हम लोगों का 1 जनवरी को, ठीक है, और खत्म कब होता है, तो 31 दिसंबर को। जबकि दूसरा हम लोगों का शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और एक खत्म कब होता है, तो एक खत्म होता है हम लोगों का, सॉरी, हाँ, तो ये स्टार्ट होता है कब, 1 अप्रैल को, ठीक है, और लास्ट कब होगा ये, तो ये लास्ट होता है बच्चों 31 दिसंबर। तो ये दो टाइप का ईयर होता है, ठीक है। ईयर जो है ये कितने टाइप का होता है, तो ईयर बच्चों दो टाइप का होता है। ईयर कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। एक जनवरी में शुरू होता है जो कि दिसंबर में खत्म होगा, अप्रैल में शुरू होता है जो दिसंबर में नहीं, अप्रैल में जो शुरू होता है ये हम लोगों का मार्च में खत्म होगा। ये कब होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। तो जनवरी में अगर स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जबकि अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर या इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जनवरी में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ, तो ये हम लोगों का कैलेंडर ईयर होता है। अप्रैल में स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और 31 मार्च को लास्ट हुआ, तो ये हम लोगों का अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा था कि जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो हम लोगों का जनरली 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, क्योंकि अभी हम बताए आपको कि 1 अप्रैल से अगर शुरू होता है, ठीक है, और 31 मार्च को खत्म होता है तो इसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, या इसको बच्चों फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि जनवरी में अगर स्टार्ट हुआ और दिसंबर में खत्म हुआ तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तब इसको हम लोग कैलेंडर ईयर कहते हैं, ठीक है। तब क्या कहते हैं हम लोग इसको, कैलेंडर ईयर कहते हैं, ठीक है। तो यहां से और भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें से कुछ भी अगर पूछा तो उसका आप आंसर लिख सकें। ताकि अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है फिक्स असेट्स इंक्लूड, फिक्स असेट्स में कौन कौन सा शामिल होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, पेमेंट इन एडवांस नहीं, लैंड, हाँ, लैंड जो है ये हम लोगों का फिक्स एसेट्स होता है। लैंड क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है बाबू। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है एक करंट एसेट्स होता है। ये क्या होता है, करंट एसेट्स। पेमेंट इन एडवांस, किसी को आप एडवांस में पेमेंट किए हैं, ये भी करंट एसेट्स होता है, ठीक है। कैश, कैश भी क्या होता है, ये भी करंट एसेट्स होता है। तो लैंड जो है ये हम लोगों का फिक्स एसेट्स होता है। आप जानते होंगे फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं, वैसा एसेट्स जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं, यानी जिसको हम लोग जल्दी सेल नहीं करते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, वो हम लोगों का क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स कहलाता है। जबकि वैसा एसेट्स जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट जनरली करते हैं और कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करेंट एसेट्स कहते हैं, जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, कहता करेंट एसेट्स इंक्लूड। अब देखो क्या पूछ दिया, करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, ठीक है। गुडविल को नहीं, गुडविल को करेंट एसेट्स नहीं बोला जाता है बाबू। गुडविल जो है ये हम लोगों का फिक्स एसेट्स होता है। क्या होता है, फिक्स एसेट। देखो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे, इसलिए कि अगर मान लो यही क्वेश्चन आया तब तो आप इसको
आंसर डायरेक्टली लिख लोगे, हम अभी बता दे रहे हैं तो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा करके पूछ देता है तो उसका भी आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो गुडविल जो है फिक्स एसेट्स होता है, और फिक्स में कैसा होता है, तो फिक्स में बच्चों इनटेंजिबल होता है। कैसा होता है, इनटेंजिबल। तो गुडविल करेंट एसेट्स नहीं होता है। प्लांट भी बच्चों फिक्स एसेट्स होता है, प्लांट भी क्या होता है, फिक्स एसेट्स। फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। तो कैश और बैंक जो है ये हम लोगों का आंसर होगा। कैश एट बैंक जो है ये करेंट एसेट्स होता है। कैश एट बैंक जो है वो क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है। गुडविल फिक्स होता है, प्लांट फिक्स होता है, फर्नीचर फिक्स होता है। हाँ याद रखना, गुडविल फिक्स होता है। फिक्स में फिक्स जो है वो दो कैटेगरी में बंटता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो गुडविल जो है ये इनटेंजिबल होता है, जबकि प्लांट जो है और फर्नीचर जो है ये हम लोगों का टेंजिबल होता है। ये क्या होता है, टेंजिबल होता है, याद रखना। जबकि कैश एट बैंक जो है ये क्या होता है, तो कैश एट बैंक जो है ये हम लोगों का करेंट एसेट्स होता है, ठीक है। अगला सवाल कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपेंसेज। इसमें से कौन सा एक्सपेंसेज नहीं कहलाएगा, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सपेंसेज नहीं कहलाएगा। वेजेज, तो वेजेज तो एक्सपेंसेज है, तो ये आंसर नहीं होगा। रेंट, ये भी एक्सपेंसेज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, देखना की पॉइंट, क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट बोला है। कौन सा नहीं है खर्चा, खर्चा नहीं कहलाएगा कौन सा, वो पूछा है हम लोगों से। खर्चा कौन है ये नहीं पूछा है, खर्चा कौन नहीं है ये पूछा है। तो वेजेज तो खर्च होता है सर, रेंट भी खर्च होता है सर, ठीक है। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर जो है ये एक्सपेंसेज नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फर्नीचर जो है ये हम लोगों का एक्सपेंसेज नहीं होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये हम लोगों का सर असेट्स होता है, ठीक है। रिपेयर जो है ये भी हम लोगों का एक्सपेंसेज होता है, ठीक है। अगला सवाल, द अमाउंट विथड्रॉन बाय बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज। कहता है द अमाउंट विथड्रॉन बाय बिजनेसमैन, पैसा निकाला गया। विथड्रॉन का हिंदी होता है निकालना, ठीक है। विथड्रॉन का हिंदी क्या होता है, निकालना। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आहरित राशि। आहरित मतलब होता है, आहरित को ही हम लोग क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आहरण, ठीक है। मतलब वो निकाला गया है पैसा। कहता है द अमाउंट विथड्रॉन, विथड्रॉन मतलब निकालना, ठीक है। बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन निकाला है। फॉर हिज पर्सनल यूज, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है पैसा, तो क्या कहलाएगा। तो जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकालता है तब उसको हम लोग ड्रॉविंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चों, ड्रॉविंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर। कहता है, ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज, वह कॉन्सेप्ट जो कि बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड, जिसको बिजनेस इंटरप्राइजेज जल्दी बेचता नहीं है, ठीक है। और लिक्विडेट, लिक्विडेट मतलब क्या होता है, लिक्विडेट मतलब होता है समाप्त होना। लिक्विडेट मतलब होता है क्या बाबू, समापन, ठीक है। लिक्विडेट का मतलब होता है बच्चों समापन, ठीक है, यानी समाप्त करना, ठीक है। समाप्त करना एक प्रकार का समापन, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विडेट मतलब समाप्त। इन द नियरेस्ट फ्यूचर मतलब जल्दी वो समाप्त नहीं होता है, नहीं सेल किया जाता है और नहीं सेल होता है, ठीक है। इज नोन एज, तो उसको हम लोग किस कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है क्या सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर बिजनेस एक बार शुरू हो गया तो कंटिन्यूअसली वो क्या होगा, चलते रहेगा। एक बार बिजनेस शुरू हुआ तो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ये कौन कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों सेपरेट सेपरेट होता है। ये कौन कहता है, ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है,
कि बिजनेस और ऑनर दोनों क्या होता है, सेपरेट होता है, दोनों का पहचान अलग होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, बिजनेस एंटिटी फॉर अ प्रॉफिट, बिजनेस क्या प्रॉफिट के लिए चला जाता है। बिजनेस इंटाइटल फॉर रेगुलर प्रॉफिट, नहीं। बिजनेस एंटिटी इज फॉर द सर्विस ऑफ सोसाइटी, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है हम लोगों का, बिजनेस इज कंसीडर्ड, यानी बिजनेस को कंसीडर किया जाता है टू बी अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है, मालिकों से अलग माना जाता है। किसको, व्यवसाय को। ठीक है, यानी बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर हम लोगों का। ठीक है, अच्छा यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना कि ऑनर जो होता है, ठीक है, बिजनेस का जो ऑनर होता है बच्चों, उसको हम लोग उसको बिजनेस जो है वो जस्ट लाइक क्रेडिटर ट्रीट करता है। कैसा ट्रीट करता है, क्रेडिटर ट्रीट करता है। कौन, बिजनेस, किसको, ऑनर को। ठीक है, बिजनेस जो है वो ऑनर को जस्ट लाइक क्या मानता है, क्रेडिटर। क्यों सर, क्योंकि ऑनर बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाया। ठीक है, तो पैसा वो दिया है। ठीक है, तो एक प्रकार से बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि अगर ऑनर पैसा लगाया तो कभी भी वो पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नाम ही बोल दिया है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है क्या। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। देखो ऑप्शन में क्या क्या कहता है, एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, एप्लीकेबल टू ऑल नॉन फाइनेंशियल, नहीं। एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल का तो बात ही नहीं है, नॉन फाइनेंशियल का बात ही नहीं, तो नॉन ऑफ दीज नहीं। आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अभी हम बताए कि मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा केवल उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ट्रांजैक्शन को मनी में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं, यानी जो फाइनेंशियल होगा, जो रुपया पैसा से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसी को हम लोग केवल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर होगा हम लोगों का ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सबसे पहला वर्ड और सबसे पहली बात कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब क्या होता है सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता क्या है सर। तो बच्चों आपको फ्यूचर में टैक्स का पेमेंट करना है, उसके लिए फ्यूचर में टैक्स का पेमेंट करना है, उसके लिए पहले से आप प्रॉफिट का पैसा निकाल करके अलग रख लेते हैं, ताकि जब जरूरत पड़ेगा तब उस पैसा से आप टैक्स का पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करना है कुछ दिनों बाद, लेकिन उसके लिए पहले से आप प्रॉफिट का पैसा निकाल करके क्या किए, अलग रख लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो क्रिएट किया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाया जाता है, यानी टैक्स देने के लिए पहले से प्रॉफिट का पैसा निकाल करके अलग रखा जाता है, ठीक है, वो किस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, तो किस एजम्पशन के अनुसार, तो बाबू एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार। क्यों सर, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको अभी प्रेजेंट में लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस मेरा होने वाला है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरा कोई लॉस होने वाला है तो उसको अभी ही आप लॉस मान लीजिए। ऐसा कौन बोलता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको अभी ही क्या कीजिए, लॉस मान लीजिए। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बताया गया कि अगर आपको लगता है कि टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा तो आप पहले से प्रॉफिट का पैसा निकाल करके अलग रख लीजिए, पहले से उसको लॉस मान लीजिए। एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। सर एक सवाल आएगा आपके मन में कि लॉस के लिए बोला कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उसके लिए पहले से प्रॉफिट का पैसा निकाल के रख लीजिए, पहले ही से उसको लॉस मान लीजिए।
क्या ये बात ये प्रॉफिट के लिए भी बोलता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी अभी ही प्रॉफिट मान लीजिए? क्या ये भी बात बोलता है ये? नहीं बच्चों, ऐसा बोलता नहीं है। ये सिर्फ लॉस के लिए बोलता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो अभी से उसके लिए क्या कीजिए, आप लॉस मान लीजिए। एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है इफ लायबिलिटी एंड एसेट्स अमाउंट टू रुपीज 90,000 और 1,50,000। अच्छा, लायबिलिटी दिया हुआ है बच्चों 50,000, सॉरी 90,000। ठीक है, लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? लायबिलिटी दिया हुआ है 90,000। ठीक है, और असेट्स दिया हुआ है 1,50,000। असेट्स है 1,50,000। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो क्या निकालना है हम लोगों को? कैपिटल निकालना है। तो बच्चों कैपिटल बराबर फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो असेट्स कितना है आपके पास? 1,50,000। माइनस कर दोगे इसमें से कितना रुपया? 90,000। तो 1,50 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा? सर ये 60,000 आएगा। कितना आएगा? ये 60,000 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 60,000 होगा। ठीक है, तो देखो 60,000 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये तो सिंपल सा है बच्चों, एकदम याद रखना कि कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल बराबर क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आप बोल सकते हो कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप बोल सकते हो कि लायबिलिटी बराबर होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तीनों याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली। ठीक है, बस इस इक्वेशन को इधर उधर किए हैं हम, केवल कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य होता है बच्चों रिकॉर्ड करना सारे ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना। तो देखो ऑप्शन में कहीं रिकॉर्ड होगा, कहता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। हाँ, असर्टेनिंग ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, नहीं फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं। एनालाइज करना, नहीं, बुक कीपिंग का ये काम नहीं होता है, ये अकाउंटिंग का काम होता है, याद रखना। ठीक है, बुक कीपिंग का काम क्या होता है? रिकॉर्ड करना। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। अच्छा, एक बात याद रखना, अकाउंटिंग में हम लोग का क्या होता है बाबू? अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग भी आता है, क्लासिफाइंग भी आता है, समराइजिंग भी आता है। ठीक है, इंटरप्रेटिंग भी आता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी होगा, क्लासिफाइंग भी होगा, समराइजिंग भी होगा, इंटरप्रेटिंग भी होगा, और उसको फिर कम्युनिकेट भी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट भी करते हैं। तो इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। जब सबको एक में मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बुक कीपिंग जो है वो भी हम लोगों का अकाउंटेंसी के अंदर में आ जाता है। तो ध्यान रखना। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग भी होगा, क्लासिफाइंग भी होगा, समराइजिंग भी होगा, इंटरप्रेटिंग भी होगा और कम्युनिकेटिंग भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहता है इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट में रिकॉर्डिंग किया जाता है किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो आंसर होगा हम लोगों का ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसको पैसे में, रुपये में वैल्यू लगा सकते हैं, केवल उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। यानी केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो बिजनेस का फाइनेंस को इफेक्ट करेगा उसी को हम लोग केवल रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट कहता है द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। परचेज अकाउंट का बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है? तो बच्चों फाइनल अकाउंट आप पढ़े होंगे, तो फाइनल अकाउंट में आप पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, आप पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप पढ़े होंगे बैलेंस शीट। तो बताओ परचेज का अमाउंट को कहां लिखा जाता है? तो सर परचेज का अमाउंट को ट्रेडिंग में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, परचेज ऑफ प्लांट ऑफ कैश।
प्लांट खरीदा गया, कैश में खरीदा गया। क्या खरीदा गया? प्लांट खरीदे। कैसे खरीदे? तो कैश में खरीदे सर। कैसे खरीदे? कैश में खरीदे हैं। ठीक है, प्लांट को कैश में खरीदा गया। तो कहता है डिक्रीज टोटल एसेट्स। क्या इससे टोटल एसेट्स घटेगा? कीप टोटल एसेट्स अनचेंज। टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। इंक्रीज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या बढ़ जाएगा? नन ऑफ दी एबव। ये सवाल अच्छा है और ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता ही आता है एक। ठीक है, कहता है परचेज ऑफ प्लांट। प्लांट खरीदे कैश में। तो आप सोचो इससे क्या फर्क पड़ेगा बिजनेस को। प्लांट आप खरीदे तो प्लांट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और प्लांट है क्या चीज? सर असेट्स है। प्लांट क्या है? असेट्स है। तो असेट्स क्या होगा? इससे बढ़ जाएगा। किससे? प्लांट को खरीदने से। कैश में खरीदे आप। कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। तो कैश आपके पास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कैश भी क्या होता है बच्चों? सर कैश भी असेट्स होता है। कैश भी क्या होता है? असेट्स होता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो हुआ क्या, प्लांट को जब हम कैश में खरीदे तो इससे असेट्स बढ़ भी रहा है और असेट्स घट भी रहा है। मान लो कि हम 5000 का खरीदे। कितने का? 5000 का। तो 5000 का प्लांट बढ़ जाएगा, यानी 5000 का असेट्स बढ़ेगा। किस नाम से? प्लांट के नाम से। जबकि 5000 का असेट्स क्या हो जाएगा? घट भी जाएगा। ये बढ़ेगा और ये क्या होगा? घटेगा। तो देखो हुआ क्या, एक तरफ से असेट्स बढ़ रहा है 5000, दूसरे तरफ से असेट्स घट रहा है 5000। तो बताओ जितना असेट्स बढ़ा उतना ही असेट्स घटा। तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसके कारण टोटल असेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? टोटल असेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना टोटल असेट्स बढ़ रहा है उतना ही टोटल असेट्स घट रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कीप टोटल असेट्स अनचेंज। टोटल असेट्स में